नमस्ते दोस्तों। ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी जो हम लोगों की चल रही है उसमें आज हम लोग सेट 2000 का पार्ट 2 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में 1 से 60 क्वेश्चन हम लोग किए थे। पार्ट 2 में 61 से 120 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो पीसीएस जूलॉजी के प्रीवियस ईयर के पेपर है, इसमें सन 2000 का पेपर सेट जिसका पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन द किडनी ऑफ हेनले का लूप किसके गुर्दों में पाया जाता है? फिशेस एंड बर्ड, एम्फीबियन एंड मैमल्स, बर्ड एंड मैमल्स, फिश एंड मैमल्स। देखिए, जो आपका हेनले का लूप होता है वह मैमल्स में पाया जाता है और बर्ड में पाए जाते हैं। एम्फीबिया और फिशेस में हेनले का लूप नहीं पाया जाता। जो हेनले का लूप होता है वह जल संरक्षण में सहायक होते हैं। तो यह आपके फिशेस में नहीं पाए जाते, फिशेस में नहीं पाए जाते और एम्फीबिया में भी नहीं पाए जाते। तो आपका फिशेस और एम्फीबिया में नहीं पाया जाता, फिशेस और ये आपके फिशेस में नहीं पाए जाते। पाया किस में जाता है? बर्ड एंड मैमल्स में हेनले का लूप पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली मैमल्स अदर देन मैन विच सफर फ्रॉम लेप्रोसी इज, मनुष्य के अतिरिक्त वह कौन सा स्तनधारी है जिसमें कुष्ठ रोग पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, राइनोलोपस, डेस्मोडस या डिस्पस या म्यूस। तो देखिए, जो आपके मनुष्य के अतिरिक्त वह कौन सा ऐसा एक स्तनधारी है जिसमें कुष्ठ रोग पाया जाता है? यह आपका है डिसिपस, इसमें कुष्ठ रोग पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इन ऑफ पॉइजनस स्नैक इज मोडिफाइड इनटू अ पैक। देखिए, निम्नलिखित में से विषैले सांप का कौन सा हड्डी दांत में परिवर्तित होता है? मैग्जिला, टेरिगायड, स्क्वैमोजल या क्वाड्रेट। तो जो आपके विषैले सांप होते हैं इनमें कौन सी हड्डी दांत में रूपांतरित हो जाता है? तो ये आपका यही जो फैंज है वह परिवर्तित हो जाता है किसमें? हड्डी दांत में। वह आपका क्या है? मैग्जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? डॉल्फिन, व्हेल, स्फेनोडोडान या आर्कियोप्टेरिस। देखिए, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? डॉल्फिन और व्हेल यह आधुनिक स्तनधारी है और स्फेनोडॉयड जो है वह जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल है। आर्कियोप्टेरिस यह विलुप्त हो चुका है और यह सरीसृप और पक्षी वर्ग के संयोजी कड़ी कहे जाते हैं जो एक जीवाश्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस इज अ लिविंग फॉसिल्स, निम्नलिखित में से कौन सी मछली जीवित जीवाश्म है? नर्सिन या लेपिडोसाइरिन, प्रोटोपट्रस या पॉलिप्टेरस। तो देखिए, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो जो आपका नैरीन है वह जीवित जीवाश्म नहीं है। लेपिडोसिरेन जो है वह जीवित जीवाश्म है और प्रोटोप्टेरस जो है यह दोनों आपके लंगफिश होते हैं, जीवित जीवाश्म। और पॉलिप्टेरस यह एक गैनाइट मछली है, यह जीवित जीवाश्म नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपके दो सही हो जाएंगे, बी एंड सी दोनों क्या है?
जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेलानिन विच impart dark color to mammalian skin is a derivative of मेलानिन जो स्तनधारी त्वचा को गहरा रंग देता है, किसका भी उत्पन्न है? हीमोग्लोबिन का, टायरोसिन का, बाइल का या कीरेटिन का? तो जो आपके मेलानिन होते हैं जो रंग को प्रदान करते हैं, यह आपका किसका भी उत्पन्न होते हैं? देखिए हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और जो आपके बाइल होते हैं यह वसा का पाचन करते हैं, और कीरेटिन जो होते हैं यह एक प्रोटीन होते हैं जो बाल, नाखून और सिंग खुर में पाए जाते हैं। जो आपका है टायरोसिन या मेलानिन में यह गहरा रंग प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The pacemaker of the human heart is located in the मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में या वेंट्रिकल में या वेना केवा में? तो जो आपका पेसमेकर होता है जिसे यसे नोड भी कहते हैं, यह आपके राइट एट्रियम दाएं अलिंद में स्थित होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट कंटेन मिजेंजिलियस सेल? कशेरुकों में के निम्नलिखित अंगों में से किसमें मेजेंजियल कोशिकाएं पाई जाती है? ब्रेन में, किडनी में, ओवरी में या टेस्टिस में? तो जो आपकी मेनेंजियल कोशिकाएं होती है वह हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। किडनी इसमें पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, और ओवरी इसमें इंटरस्टिशियल कोशिकाएं पाई जाती है, और टेस्टिस में भी इंटरस्टिशियल कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिफ्लेक्स एक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्रतिवर्ती क्रिया किसका कार्य है? सेरिब्रम का, सेरिबेलम का, स्पाइनल कार्ड का या मेडुला ऑब्लांगेटा का? देखिए सेरिब्रम का कार्य है स्मृति, विचार और बुद्धि से जुड़ा है, और सेरिबेलम यह आपका संतुलन एवं समन्वय का कार्य है, और स्पाइनल कार्ड यह आपके प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य है, और मेडुला ऑब्लांगेटा यह हृदय और श्वसन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following vertebrates tissue would be an excellent source of collagen? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है? लीवर है, मसल्स है, टेंडन है या बोन है? तो जो आपके कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत आपके जो होते हैं वह आपके होते हैं कौन? टेंडन होते हैं। लीवर आपका इसमें कैलोजन विशेष रूप से नहीं पाया जाता, और मसल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, और आपका बोन जो है वह कैल्शियम व फास्फेट पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज फाउंड ओनली इन एमनियोट्स? निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका केवल एमनियोट्स में पाई जाती है? ग्लाइसोफेरिंजियल, वेगस या ट्राइजेमिनल या हाइपोग्लासल? तो जो आपके एमनियोट पाई जाती है किस कपाल तंत्रिका में, कौन से नर्व क्रेनियल नर्व में एमनियोट पाया जाता है? यह आपके हाइपोग्लासल में एमनियोट पाए जाते हैं। देखिए जो आपका ग्लासोफेरिंजियल है यह इसमें गैर एमनियोट में भी पाई जाती है, और वैगस जो है यह सभी में पाया जाता है। ट्राइजेमाइनल जो है वह केवल सर्वमान सामान्य होता है, सभी में पाया जाता है, लेकिन हाइपोग्लासल जो है यह कपाल तंत्रिका केवल एमनियोट में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बोनिक एनहाइड्राइड इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन इज? कार्बोनिक एनहाइड्राइड किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्लाज्मा में, इरिथ्रोसाइड में,
ल्यूकोसाइड में या लिम्फ में, तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो होता है वह आरबीसी लाल रक्त कशेरुकाएं कोशिकाएं या इरिथ्रोसाइट में या आपके कार्बोनिक एनहाइड्राइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाउंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विथ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन, एक मायोग्लोबिन अणु के साथ कितने ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं? 1 2 3 4। तो एक मायोग्लोबिन अणु के साथ एक ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल एक ऑक्सीजन अणु जो होते हैं वह बंध सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू, सार्कोमियर दो किसके बीच का क्षेत्र है? ए बांड, आई बांड या एच बैंड या जेड बैंड। तो देखिए सार्कोमियर जो होता है वह आपके जेड बैंड के बीच का क्षेत्र है। ए बैंड यह आपका एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैप होता है और आई बैंड में केवल एक्टिन का ओवरलैप होता है और एच बैंड में केवल मायोसिन का जो होता है मायोसिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In man, the speed of recognition of particular taste with the protruded tongue compared to tongue in situ is, मनुष्य में जब जीभ बाहर निकाली जाती है तब स्वाद की पहचान की गति की तुलना में सामान्य स्थिति में कैसे रहती है? तो मनुष्य में जब जीभ आपकी बाहर निकाली जाती है तो सामान्य स्थिति में यह कैसी रहती है? तो सामान्य स्थिति में यह क्या होती है? पहले तेज होती है फिर धीमी हो जाती है। यह आपकी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनिशियली फास्टर देन स्लोअर, पहले तेज होती है फिर आपकी धीमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी कौन सी है? थोरेसिक डक्ट, लैटियल डक्ट या सिस्टर्ना काइली या राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी लसिका होती है वह आपकी थोरेसिक डक्ट होता है या वक्ष वाहिनी होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी होती है और लैटियल डक्ट यह छोटी आंत में पाई जाती है। सिस्टर्ना काइली जो है यह एक संग्रह स्थान है और राइट लिम्फेटिक डक्ट यह छोटी वाहिनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडिनोहाइपोफाइसिस डज नॉट इंक्लूड, एडिनोहाइपोफाइसिस में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरलेस या पार्स नवरोसा, पार्स इंटरमीडिया। तो जो आपके एडेनोहाइपोफाइसिस जो होता है इसमें कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? इसमें आपके यह पार्स डिस्टेलिस जो है यह पाया जाता है, पार्स ट्यूबेरलिस जो है ये भी पाया जाता है और पार्स इंटरमीडिया ये भी पाया जाता है। क्या नहीं है? ये आपका पार्स नेवरोसा जो है वह आपके एडेनोहाइपोफाइसिस का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन पॉलीसाइथीमिया द नंबर ऑफ रेड सेल्स इंक्रीजेज ग्रेटली, दिस काज एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू, पॉलीसाइथीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ने से हानिकारक प्रभाव किस कारण से होता है? इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इंक्रीज सर्कुलेशन टाइम या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो जो आपके पॉलीसाइथीमिया होता है इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ने के से हानिकारक प्रभाव किसका होता है? रक्त में श्यानता की वृद्धि हो जाती है। इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, रक्त
की जो है श्यानता व गाढ़ापन क्या होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है पॉलीसाइथीमिया में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट इन लीटर पर मिनट ऑफ अ मैन whose stroke volume of 0.07 liter per beat and breathing at a rate of 90 पर मिनट। एक मनुष्य जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम 0.07 लीटर प्रति धड़कन है और जिसकी हृदय गति 90 प्रति मिनट है, उसका हृदय उत्पादन लीटर पर मिनट में कितना होगा। तो देखिए 0.07 है और 90 जिसकी हृदय गति 90 प्रति मिनट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हृदय उत्पादन लीटर पर मिनट में हो जाएगा। तो 9 जा हो जाएगा 63 और ये आपका हो जाएगा 6.3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका बी ऑप्शन सही है, 6.3 लीटर पर मिनट आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following metabolic waste does not require ATP for its excretion। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं रखता। यूरिकम, यूरिया, ग्वानिन या अमोनिया। तो आपके अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं रखता, वह आपके कौन होते हैं, यूरिक अम्ल होते हैं। इनमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका देखिए जो यूरिया होता है, इसके निर्माण व उत्सर्जन में एटीपी की आवश्यकता होती है। ग्वानिन यह न्यूक्लियोटाइड से संबंधित है और अमोनिया जो है यह निष्कासन में भी ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच ड्यूरिंग चाइल्डहुड रिजल्ट इन बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक स्राव किस स्थिति को उत्पन्न करता है। एक्रोमेगली या गायनेटिज्म, मिड गेट्स या क्रिएटिनिज्म। तो देखिए जब बाल्यावस्था के दौरान ग्रोथ हार्मोन में अत्यधिक स्रावर जो होता है वह किस स्थिति को उत्पन्न करता है। तो आपका है यह आपके जी गैटिज्म होता है या अतिवृद्धि होता है। ग्रोथ हार्मोन में अत्यधिक स्राव से यह आपके अतिवृद्ध बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन अधिक होने से यह आपके जिगाटिज्म नाम के बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन में नहीं पाया जाता। आर्निथिन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन या ट्रिप्टोफैन। तो देखिए एस्पार्टिक एसिड या आपके प्रोटीन अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। आर्जिनिन ये भी पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन ये भी पाए जाते हैं। आर्जिनिन जो होता है यह प्रोटीन में नहीं पाया जाता, यह यूरिया साइकिल जब चलती है तो यह आर्जिनिन उसमें पाए जाते हैं, यह आपके प्रोटीन में नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेगोगान स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ कोलेगान किसके स्राव को उत्तेजित करता है। सालिवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल या इंटरस्टेशियल जूस। तो जो आपका कोलेगान है वह आपके बाइल के स्राव को क्या करता है, उत्तेजित करता है। यह आपके कोलेगान जो पित्त के स्राव को क्या करता है, उत्तेजित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट आपका है होमोस्टैसिस या यूटिली या प्लाज्मिन और लिस्ट सेकेंड है कजेक्शन ऑफ ब्लीडिंग
स्टेबिलिटी ऑफ मेलिया इंटीरियर या सेल नंबर कांस्टेंट फॉर स्पीसीज या फाइब्रिनोलिसिस। तो देखिए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है तो आपका हीमोस्टेसिस जो होता है वह रक्तस्राव का रुकना ए का पहला, और होमोस्टेसिस जो होते हैं वह आंतरिक वातावरण की स्थिरता या बी का सेकेंड, और थर्ड आपका यूटिली जो होता है वह प्रजाति कोशिकाओं संख्या को स्थिर करता है, सी का थर्ड, और डी आपका जो है प्लाज्मिड जो होता है वह फाइब्रिनोलाइसिस होते हैं, तो डी का फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो आपका देखिए ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ये आपका डी का कौन सा फोर्थ, ये आपका सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द रॉ स्टार्च प्रेजेंट इन द डाइट टू डाइजेस्ट। पाचन की प्रक्रिया के दौरान आहार में उपस्थित कच्चा स्टार्च किसके द्वारा पचता है? बाय सालिवरी एमाइलेज ओनली, बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज ओनली, बाय बोथ द सालिवरी एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज, नॉट डाइजेस्ट एट ऑल। तो देखिए जो कच्चा स्टार्च होता है वह सालिवरी ग्लैंड द्वारा और पैनक्रियाटिक एमाइलेज दोनों के द्वारा लार एवं अग्नाशयी दोनों एमाइलेज से यह आपका पचता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा यूरिया संश्लेषण का मध्यवर्ती उत्पाद नहीं है? देखिए आर्जिनिन, आर्जिनो सक्सिनेट या एन एस्टिल ग्लूटामेट या आपका सिट्रुलिन। तो आपका यूरिया संश्लेषण का मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? आर्जिनिन आपका है, और आर्जिनो सक्सिनेट ये भी है, एन एस्टिल ग्लूकामेट ये आपका यूरिया संश्लेषण का मध्यवर्ती उत्पाद नहीं है, और सिट्रुलिन ये भी आपका है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एन एसिटिल ग्लूटामेट जो है यह यूरिया चक्र का मध्यवर्ती उत्पाद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ह्यूमन आइज कलर परसेप्शन इज डन बाय। मनुष्य की आंखों में रंग की पहचान किसके द्वारा की जाती है? कोन सेल ओनली, रॉड सेल ओनली, कोन सेल एंड रॉड सेल या कोराइड लेयर सेल। देखिए जो आपके आंखों के रंगों की पहचान की जाती है वह केवल शंकु कोशिकाओं से की जाती है, केवल कोन सेल से की जाती है, रंग और तेज प्रकाश का अनुभव कराती है। रॉड सेल यह अंधेरे और धुंधले प्रकाश का अनुभव कराती है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Of the following absence of which hormones is responsible for diabetes insipidus। निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स की कमी डायबिटीज इंसिपिडस के लिए जिम्मेदार है? इंसुलिन, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकागॉन या एडीएस। तो आपका डायबिटीज इंसिपिडस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ये आपका कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन जिम्मेदार है। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग हो जाते हैं। तो देखिए एडीएच का फुल फॉर्म पूरा नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है, और यह डायबिटीज इंसिपिडस के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए इंसुलिन यह इसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस का रोग होता है। एल्डोस्टेरॉन यह जन संतुलन से संबंधित है। ग्लूकागॉन यह रक्त शर्करा को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द न्यूरो इंडोक्राइन कंट्रोल
सेंटर ऑफ वर्टिब्रेट कंसिस्ट ऑफ कशेरुकियों के न्यूरो एंडोक्राइन नियंत्रण केंद्र किनसे मिलकर बना है? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो जो आपके इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं यह आपके किससे बना होता है? हाइपोथैलेमस एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। यह आपके इंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन नियंत्रण केंद्र यह आपके हाइपोथैलेमस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी द्वारा से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the vagus nerve supply to the heart to cut off the heart rate will be, यदि हृदय को जाने वाली वैगस तंत्रिका काट दी जाए तो हृदय की धड़कन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अफेक्टेड या इनिशियली इंक्रीज एंड देन रैप्चर टू नॉर्मल। पहले बढ़ेगी, घटेगी, अप्रभावित रहेगी या पहले बढ़ेगी फिर सामान्य हो जाएगी। तो देखिए जब आपका जो हार्ट को जाने वाली वैगस तंत्रिका है उसको काट दिया जाएगा तो जो आपके हृदय की धड़कन है वह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और वैगस अवरोध के हटने से हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिम ऑफ द हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स इज कॉल्ड, हीमोग्लोबिन अणु का हिम भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम, को एंजाइम, कार्बनिक सहकारक या प्रोस्थेटिक समूह। तो देखिए यह आपका जो हीमोग्लोबिन अणु का हिम भाग होता है वह आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सार्कोमियर इज, सार्कोमियर क्या है? मसल्स फाइबर है, मसल्स प्रोटीन है, मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया है या मायोफाइब्रिल्स है। तो सार्कोमियर जो होता है वह एक आपके मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सार्कोमियर ये आपके मसल्स फाइबर यह कोश की संरचना होती है। मसल्स प्रोटीन यह एक्टिन मायोसिन होते हैं और मायोफाइब्रिन जो होता है यह संकुचन की इकाइयां होती है और आपका सार्कोमियर जो होता है वह मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा मासिक चक्र का चरण नहीं है? स्ट्रस फेज, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज या ल्यूटियल फेज। तो जो आपका है यह स्ट्रुअल फेज जो होता है यह जंतुओं में होता है, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल का चरण नहीं है। और फोलिकुलर फेज जो आपका होता है यह मासिक चक्र का भाग है। मेंस्ट्रुअल फेज यह मासिक चक्र का आरंभिक चरण होते हैं और लूटियल फेज जो होते हैं यह मासिक चक्र के अंतिम चरण होते हैं। कौन नहीं है? ईस्ट्रुअल फेज आपके यह जंतुओं में पाया जाता है, यह मासिक चक्र का चरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेनस डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स, निम्नलिखित भ्रूणी झिल्लियों में से कौन सी स्तनधारियों के प्लेसेंटा निर्माण में भाग नहीं लेती? कोरियन, एमनियोट, एलेंटिक या योगसेक। तो देखिए कोरियन यह भाग लेती है, एलेंटिक यह भी भाग लेती है और योगसेक यह भी सहायक रूप से जुड़ी होती है। कौन भाग नहीं लेता? यह एमनियन जो होता है यह भ्रूणी झिल्ली का ऊपरी आवरण होता है और यह प्लेसेंटा में भाग नहीं लेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिप्लॉयड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्विगुणित है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटिड। तो देखिए कौन सा द्विगुणित डिप्लॉयड है? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यह हेप्लॉयड है। स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ यह भी हेप्लॉयड है। स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटिड
ये आपके स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, यह क्या है, दोनों डिप्लॉयड है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम एक्सटर्नल शॉकी। निम्नलिखित भ्रूणी झिल्लियों में कौन से भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाती है, कोरियन, एमनियन, एलेंटाइस या यॉर्कशैक। तो देखिए बाहरी आघातों से बचाती है, यह कोरियन जो होता है यह मुख्यतः बाहरी आवरण होता है, और एमनियन यह भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाती है, वह आपके एमनियन होती है। एलांटिक जो है वह उत्सर्जन और श्वसन से संबंधित है, और यॉर्कशैक यह पोषण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following extra embryonic membrane in reptiles and birds act both the embryonic lungs and urinary bladder? सरीसृप और पक्षियों में कौन सी अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली भ्रूणी फेफड़े और मूत्राशय दोनों का कार्य करती है, कोरियन, एमनियन, एलॉन्टिक या यॉर्कशैक। तो देखिए कोरियन जो है यह गैसीय विनिमय का कार्य करती है, एमनियन यह सुरक्षा प्रदान करती है, और एलॉन्टिक जो है यह भ्रूणी फेफड़े और मूत्राशय दोनों का कार्य करती है, और यॉर्कशैक जो है वह पोषण का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्कॉइडल क्लीवेज इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ डिस्कॉइडल विखंडन किसका लक्षण है, मैमल्स, रेप्टाइल एंड फिशेस का, बर्ड, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स का, फिशेस, बर्ड एंड मैमल्स का, या बर्ड, फिशेस एंड रेप्टाइल्स का। तो देखिए जो डिस्कॉइडेड विखंडन क्लीवेज होता है वह आपके बर्ड, फिशेस और रेप्टाइल्स में होते हैं, यह मैमल्स में नहीं होते हैं। देखिए मैमल्स आपका है ये गलत हो गया, मैमल्स है ये भी गलत हो गया, और मैमल्स ये भी गलत हो गया। तो बर्ड, फिशेस एंड रेप्टाइल्स में डिस्कॉइड क्लीवेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्लासेंटा इन रैबिट इज, खरगोश में प्लासेंटा किस प्रकार का होता है, इंडोथेलियो, कोरियल टाइप का, हीमो कोरियल टाइप का, या हीमो इंडो कोरियल टाइप का, या सिंडस्मो कोरियल टाइप का। तो जो देखिए जो प्लासेंटा होता है खरगोश में वह आपके हीमो कोरियल टाइप के प्लासेंटा होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हीमो इंडोथेलियल टाइप के जो प्लासेंटा होते हैं वह गिनी पिग आदि में पाया जाता है, और सिंडेस्मो कोरिएंटल टाइप के जो प्लासेंटा होते हैं वह जुगाली करने वाले जंतुओं में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ले क्लियोडिक एग, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी क्लाइडोइक अंडे देता है, कॉक, स्नैक, टोड एंड फ्रॉग। देखिए जो क्लाइडोइक अंडे देते हैं वह आपके मुर्गा है या हेन है, ये आपके क्लाइडोइक पक्षी जो है वह क्लाइडोइक अंडे देते हैं, और स्नेक जो है यह क्लाइडोइक अंडे नहीं देते हैं। टोड या उभयचर जली अंडे देते हैं, और मेढक ये भी जली अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following is normally not an air pollutant? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए हाइड्रोकार्बन यह वायु प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी वायु प्रदूषक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह वायु प्रदूषक नहीं होता है, यह वायुमंडल में लगभग 0.04% पाया जाता है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो यह सामान्य स्तर पर प्रदूषक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रिंसिपल culprit in producing the protochemical smoke is photochemical smoke,
उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जो फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न करते हैं या मुख्य रूप से ये आपके जिम्मेदार कौन होते हैं? यह आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फोटोकेमिकल स्मॉग से मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यह अम्लीय वर्षा में अधिक योगदान करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस में इनका योगदान है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक प्रकार के प्रदूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर ओमनीओरस आर सर्वाहारी प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड कार्निवोरस, प्राइमरी प्रोड्यूसर कार्निवोरस एंड डीकम्पोजर। तो देखिए जो सर्वाहारी होते हैं वह आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता और मांसाहारी यह आपके तीनों होते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following vehicular fuel is correctly accepted as इको फ्रेंडली? निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन वर्तमान में पर्यावरण अनुकूल माना जाता है? डीजल है, पेट्रोल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है? तो जो आपके वाहन ईंधन जो वर्तमान में पर्यावरण अनुकूल माना जा रहा है वह आपके सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वह पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The red data book which listed in endangered species of animal is mainly by रेड डाटा बुक जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है किसके द्वारा प्रकाशित होती है? WWF विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा, IUCN या UNEP या UNO। देखिए जो रेड डाटा बुक जिससे संकटग्रस्त प्राणियों की एक सूची होती है यह लाल रंग के IUCN यह लाल रंग की एक डायरी होती है जिसमें प्रकाशित होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। यह संकटाग्रस्त प्रजातियों की एक सूची रखता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाइसिनोसिस और डिजीज इज काज्ड बाई बाइसिनोसिस नामक रोग किसके कारण होता है? लेड पार्टिकल, कॉटन फाइबर, फ्लाई एश या सीमेंट डस्ट। तो देखिए बाइसिनोसिस जो आपका रोग होता है वह कॉटन फाइबर या कपास रेशे के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लेड पार्टिकल यह सीसा विषाक्तता से होता है और फ्लाई एश यह श्वसन रोग बढ़ाता है और सीमेंट डस्ट यह सिलिकोसिस जैसी बीमारियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आल सुंदरवन टाइगर आर सभी सुंदरवन के बाग कैसा स्थित होते हैं? गुड स्विमर में, मैन ईटर में या ईटर ऑफ द फिश एंड क्रैब में या ऑल ऑफ द एबव। दो आपके सभी सुंदरवन के बाग कैसे होते हैं? जो आपके सभी सुंदरवन के बाग होते हैं वह गुड स्विमर अच्छे तैराक होते हैं, मैन ईटर्स आदमखोर भी होते हैं, ईटर ऑफ फिश एंड क्रैब मछली और केकड़े खाने वाले होते हैं, ऑल ऑफ द दीज यह सभी उपरोक्त सभी सुंदरवन के बाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन टर्म ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। निम्नलिखित पारितंत्रों को उनकी बढ़ती प्राथमिक उत्पादकता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए पारितंत्रों की उनकी बढ़ती प्राथमिकता मतलब सबसे कम कौन सा है? सबसे कम आपका ये होगा मरुस्थल या डिजर्ट, तो बी सबसे कम होगा। उसके बाद घास ग्रासलैंड, बी के बाद आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा ओशियन सागर, सी होगा। और सबसे
अधिक आपका होगा ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय, वर्षा वनों में। तो ये आपका सीक्वेंस होगा BACD। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, BACD, यह सही क्रम में व्यवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाटिक लायन इज कन्फर्म टू, एशियाई सिंह केवल कहाँ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो जो जिम कॉर्बेट होते हैं वह आपके गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The phenomenon in which one species exhibit the growth of another species is called, वह प्रक्रिया जिसमें एक प्रजाति दूसरे प्रजाति की वृद्धि रोकती है क्या कहलाती है? कॉमन सेलिज्म, पैरासिटिज्म या एमेंसेलिज्म या प्रीडेशन। तो देखिए कॉमन सेलिज्म क्या होता है? यह ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें एक को लाभ होता है और दूसरे को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है। और आपका पैरासिटिज्म जो परजीविता है, यह आपके जो होते हैं परजीवी लाभ होते हैं। अमेंसेलिज्म जो होते हैं, यह एक प्रजाति दूसरे को रोकती है, यही आपका है। और प्रीडेशन जो है वह एक जीव दूसरे को खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन राइनोसोर इज प्रोटेक्टेड इन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो देखिए जो भारतीय गैंडा है वह आपके कहाँ संरक्षित है? वह आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा संरक्षित रखा गया है। और बांदीपुर में हाथी और बाघ है, गिर में आपका एशियाई शेर है, जिम कॉर्बेट यह अभी बाघ संरक्षण क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार जो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो पेरियार आपका कहाँ है? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? लोबियो रोहिता, पर्च, हिल्सा हिल्सा, क्ल्यूपैड या वेलगोर, अट्टू, काल्पा, कार्प, हाइपोथैलमिक्थिस, मैलिक्ट्रिस, कैटफिक्स। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका जो हिल्सा हिल्सा है वह क्ल्यूपियाइड, यही आपका सही है। बाकी जो आपका लेबियो रोहिता है यह रोहू है, पर्च नहीं है। और वेलेगो अट्टू जो है यह कैट फिश है। और हाइपोथैलमिथिस मोलिट्रिक्स जो आपका है यह सिल्वर कार्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लूसीफर लाका बिलोंग टू द क्लास, लूसीफर लाका किस वर्ग से संबंधित है? क्रेस्टेसी से, हेक्सापोडा से, एरेक्डिना से या डाइप्लोडा से। तो देखिए लूसीफर लाका जो होते हैं वह हेक्सापोडा से संबंधित है। यह आपके हेक्सापोडा लूसीफर लाका के वर्ग है। देखिए क्रस्टेसिया यह जलीय जीवों का वर्ग है, एरेक्डिना यह आपके मकड़ी का वर्ग है और डिप्लोपोडा यह गोजर का, इसमें गोजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फास्टर द वेगल डांस बाय द वर्कर हनी बी, द मजदूर मधुमक्खी का वेगल नृत्य कितना तेज होता है? उतना ही फादर अवे इज द फूड, भोजन उतना ही दूर होता है। क्लोजर इज द फूड, भोजन उतना ही पास होता है। या ग्रेटर इन द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, भोजन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। हायर द फूड इज बेटर क्वालिटी, या भोजन की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है। देखिए जो मधुमक्खी मजदूर जो होते हैं वह वेगल डांस करते हैं
और जितना वेगल डांस तेज करते हैं उसका मतलब क्या है कि जब आपका वेगल डांस तेज करते हैं तो क्लोजर इन द फूड भोजन उतना ही पास होता है, वह वेगल डांस उतना ही तेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द गिवन डायग्राम शो स्केल ऑन द हेड ऑफ द स्कैन स्नैक member 1 to 7. The scale number 3 is used as one of the characteristics in the identification of। जो आपका यह डायग्राम दिया गया है इसमें स्केल ऑन द हेड पर है ऑफ द स्नैक या नंबर ऑफ 1 to 7 या 1 to 7 इंडिकेट किया गया है। द स्केल नंबर थर्ड इज यूज्ड वन ऑफ द करेक्टर इन द आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपका जो थर्ड है यह क्या है, पिटलेस एंड पिट वाइपर, करैट, पाइथन या कोबरा एंड कोरल स्नेक। तो देखिए यह क्या है जो आपका है, यह आपका कोबरा एंड कोरल स्नेक है जो आपका थर्ड नंबर के जो यूज्ड वन ऑफ द करेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नैक इज पॉइजनस वन। निम्नलिखित में से कौन सा सांप विषैला है, टाइफ्लोप्स, जेमिनिस या हाइड्रोफिस या ट्रेपिडियो नोटस। तो कौन सा सांप विषैला है, यह आपका हाइड्रोफिस जो है वह अत्यधिक विषैला होता है, यह समुद्री सांप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ जंपिंग जीन। निम्नलिखित में से कौन सा जंपिंग जीन का पर्यायवाची नहीं है, ट्रैपेजोन या इंटरवीनिंग सीक्वेंस, इमर्सन सीक्वेंस एलिमेंट या ट्रोपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट। देखिए कौन सा जंपिंग जीन का पर्यायवाची नहीं है, यह आपका ट्रोस्पोजोन यह जंपिंग जीन है। इंटरवेनिंग सीक्वेंस यह आपके यही आपका जंपिंग जीन का पर्यायवाची, इसे ही जंपिंग जीन नहीं करते हैं। बाकी इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट यह भी आपका जंपिंग जीन है, या ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट ये भी आपके जंपिंग जीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंपिंग जीन आकर इन जंपिंग जीन कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफेज ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। तो जंपिंग जीन आप जो आपके होते हैं वह यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द म्यूटेशन that change a codon specifying one amino acid to the termination codon is called। वह उत्परिवर्तन जिसमें एक अमीनो अम्ल को दर्शाने वाला कोडान स्टॉप कोडान में बदल जाता है क्या कहलाता है, मिसेंस म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन या नॉनसेंस म्यूटेशन। तो एक अमीनो अम्ल को दर्शाने वाला कोडान वह स्टॉप कोडान में बदल जाता है, उसे नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। या देखिए मिसेंस म्यूटेशन यह अमीनो अम्ल को दूसरे अमीनो अम्ल में बदलता है, और फ्रेम म्यूटेशन यह रीडिंग फ्रेम में बदलने का कार्य करता है। ट्रांजिशन म्यूटेशन यह प्यूरिन या पिरिमिडिन में बदलने का कार्य करता है, और जो स्टॉप कोडान में बदलता है वह नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाता है। चलिए देखिए आज का हमारा जो टारगेट था 120 क्वेश्चन वह पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेट जो आपका है कौन सा, यह 2000 का था, 2001 का जो सेट है वो जल्द ही हम आप लोगों को कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।